नमस्कार, मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा करेंगे। और हम जानते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 1782 के बीच हुआ था। और इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों और मराठों के बीच होने वाले संघर्ष तथा उसके निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठों की स्थिति अत्यंत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन जब पेशवा माधवराव गद्दी पर आसीन हुआ तो उसके बाद मराठों की स्थिति में पुनः धीरे धीरे सुधार हुआ। उसने अपने शक्ति के बल पर मराठों की खोई हुई शक्ति को पुनः अर्जित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच 1772 ईस्वी में उसका अचानक देहांत हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठों की स्थिति पुनः खराब होने लगी। यह पेशवा मराठों के लिए कितना महत्वपूर्ण था, इस बात की जानकारी हमको ग्रैंड स्टफ के उस कथन से होती है जिसमें ग्रैंड स्टफ ने कहा था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को उतनी हानि नहीं उठानी पड़ी थी जितना कि इस पेशवा के मरने के बाद मराठों को हानि उठानी पड़ी थी। आइए अब हम लोग देखते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कैसे शुरू होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसका पीरियड आपका है 1775 से लेकर के 1782 तक। मैंने आपको बताया कि मराठों की तरफ से इस समय पेशवा माधवराव गद्दी पर आसीन था। माधवराव गद्दी पर आसीन था। लेकिन 1782 ईस्वी में 1772 ईस्वी में इसका अचानक देहांत हो गया। इसके मृत्यु के बाद इसका बेटा नारायण राव गद्दी पर आसीन हुआ। लेकिन उसी बीच माधवराव का एक चाचा था जिसका नाम राघोबा या रघुनाथ राव था। रघुनाथ राव माधवराव के स्थान पर पेशवा बनना चाहता था और इसी परिप्रेक्ष्य में उसने नारायण राव की हत्या करवा दी। लेकिन नारायण राव के दो शुभचिंतक, एक का नाम था महाजी सिंधिया तथा दूसरे का नाम था नाना फडणवीस। इन दोनों ने मिलकर के नारायण राव की पत्नी, जो उस समय गर्भवती थी, उसके पुत्र उत्पन्न होने की अवस्था तक एक 12 भाई काउंसिल का निर्माण किया और इससे उत्पन्न होने वाली संतान को पेशवा बनाने का निश्चय लिया, जिससे राघोबा को अर्थात रघुनाथ राव को बहुत ही उसके इच्छाओं या उसके चाहत को झटका लगा। इसी के परिणाम स्वरूप राघोबा ने पेशवा बनने के उद्देश्य से उसने अंग्रेजों से जाकर के मिल गया और अंग्रेजों से मिलने के परिणाम स्वरूप उसने 7 मार्च 1775 ईस्वी को प्रसिद्ध सूरत की संधि की। अर्थात 7 मार्च 1775 ईस्वी को सूरत की संधि की। सूरत की अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और इस संधि के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए। आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस सूरत की संधि में
क्या क्या प्रस्ताव शामिल था। पहली बात तो ये थी कि अंग्रेज रघुनाथ राव अथवा राघोबा को पेशवा बनने के लिए उसकी मदद करेंगे। और इस परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज 25,000 की सैन्य सहायता रघुनाथ राव को प्रदान करेंगे। और जो युद्ध होगा उस युद्ध का खर्च राघोबा अर्थात रघुनाथ राव देगा। इसके साथ साथ जब रघुनाथ राव पेशवा बन जाएगा तो उस समय साल सीट और वेसिन अंग्रेजों को सौंपा जाएगा तथा इसके साथ साथ भड़ौच और सूरत की कुछ आय भी अंग्रेजों को प्रदान किया जाएगा। अगली कड़ी के रूप में था कि जब राघोबा पेशवा बनेगा तो ऐसे स्थिति में कर्नाटक और बंगाल पर मराठे आक्रमण नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यह भी तय किया गया कि जब युद्ध के अंतर्गत पूना के साथ कोई समझौता होगा या संधि होगा तो राघोबा उसमें अंग्रेजों को शामिल करेगा, यानी अंग्रेजों के उपस्थिति में ही किसी प्रकार की संधि वार्ता पूना के साथ होगी। यानी इस प्रकार के प्रावधानों को शामिल करके सूरत की संधि की गई और इस परिस्थितियों में अंग्रेजों ने राघोबा का साथ देना शुरू कर दिया और इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने राघोबा का साथ दिया और अपने एक सैन्य कमांडर जिसका नाम कर्नल कीटिंग था, कर्नल कीटिंग को उन्होंने राघोबा का साथ देने के लिए नियुक्त किया और कर्नल कीटिंग ने मराठों की एक सेना को आरास के युद्ध में पराजित कर दिया। लेकिन इस मैटर को यहीं रोक लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग कलकत्ता के बारे में भी समझ लेते हैं। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आरास के युद्ध में मराठे युद्ध हार गए और अंग्रेज विजित रहे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी थी। एक प्रेसिडेंसी थी बम्बई, दूसरी थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जबकि तीसरी जो प्रेसिडेंसी थी वो थी मद्रास प्रेसिडेंसी। पीरियड हम देखते हैं कि 1775 है। अब मैं पोलिटी वाले हिस्से में राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको बता चुका हूं कि कलकत्ता का उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और मैंने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल का पद दिया गया था और इसे बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। जब कर्नल कीटिंग ने आरास के युद्ध में मराठों को पराजित किया तो वारेन हेस्टिंग ने उसमें हस्तक्षेप करते हुए इसको लगा कि इस समय मराठों के साथ युद्ध करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारी स्थिति भारत में कमजोर हो सकती है। यही कारण है कि बम्बई प्रेसिडेंसी जो कि उस समय राघोबा का साथ दे रही थी, उसके लिए गए निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए अपने यहाँ से उसने कर्नल आप्टन को भेजा और कर्नल आप्टन महाराष्ट्र आकर के उन्होंने 1 मार्च 1776 को प्रसिद्ध
पुरंदर की संधि को किया था। इसका मतलब यह है कि कर्नल उपटन 1 मार्च 1776 ईस्वी को प्रसिद्ध पुरंदर की संधि किया। अब मैंने आपको बताया कि वारेन हेस्टिंग को ऐसा लग रहा था कि इस समय मराठों के साथ उलझना किसी भी स्थिति में कंपनी के लिए ठीक नहीं है, और इस पुरंदर की संधि के अंतर्गत कर्नल उपटन और पेशवा के बीच एक समझौता होता है, जिसमें पहले जो संधि की धारा थी कि अंग्रेजों का सालसीट पर अधिकार बना रहेगा। अंग्रेज और मराठे दोनों अपने अपने क्षेत्रों में शांति बनाए रखेंगे। इसके साथ साथ इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि राघोबा को पूना के द्वारा 25,000 रुपये की उनको मासिक पेंशन दी जाएगी और वह सूरत में जाकर के अपना जीवन यापन करेगा। लेकिन इस संधि को लेकर के दोनों बहुत आश्वस्त नहीं थे, चूँकि जो बम्बई प्रेसिडेंसी कलकत्ता के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के इस विचार से सहमत नहीं थी, और यही कारण है कि उस संधि पर बेहतर काम नहीं हो पा रहा था। मराठे भी इस संधि से बहुत अधिक आशान्वित नहीं थे। यही कारण है कि दोनों की तरफ से इस संधि की धाराओं के मानने में अड़चन आ रही थी। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो ये पीरियड है वो अमेरिकी क्रांति का पीरियड है, अमेरिकी क्रांति का, और इस अमेरिकी क्रांति के अंतर्गत जो फ्रांस था वो फ्रांस अमेरिका में अंग्रेजों के विरुद्ध अमेरिकियों की मदद कर रहा था। और चूंकि इस समय ब्रिटिश सरकार दबाव में थी, और हम देखते हैं कि उसी समय फ्रांस का एक प्रतिनिधि आया और पूना में जाकर के उसने पेशवा से मिला। इससे अंग्रेजों को इस बात को बल मिला कि जिस प्रकार से अमेरिका में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांस मदद कर सकता है, उसी प्रकार से भारतवर्ष में भी यह अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांस मदद कर सकता है। यही कारण है कि बम्बई प्रेसिडेंसी की सरकार वारेन हेस्टिंग के इस विचार से सहमत नहीं थी, और उसने लंदन में वारेन हेस्टिंग के खिलाफ जो निर्णय उन्होंने लिया था उसके खिलाफ एक अपील दायर की, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और वारेन हेस्टिंग से कहा कि युद्ध को पुनः स्टार्ट किया जाए। और इस प्रकार से देखते हैं कि पुनः युद्ध स्टार्ट होता है, और 1778 ईस्वी में हम देखते हैं कि मराठों और अंग्रेजों के बीच फिर से युद्ध शुरू हो जाता है, और इस युद्ध में तले गांव का युद्ध होता है, और इस युद्ध में अंग्रेज बुरी तरफ से हारते हैं। जैसा कि वारेन हेस्टिंग का विचार था कि इससे अंग्रेजों को नुकसान होगा। इस तले गांव के युद्ध में बहुत बुरी तरह से अंग्रेज हार गए, और मजबूरी में उनको 1779 ईस्वी में बड़गांव की संधि करने पर बाध्य होना पड़ा। आइए जरा देखते हैं कि बड़गांव की संधि में कौन कौन सी धाराएं शामिल थी। मैंने आपको बताया था कि 1779 ईस्वी में बड़गांव की संधि हुई, और इस बड़गांव की संधि में कई धाराओं को शामिल किया गया। जैसे कि प्रथम धारा थी कि 1773 ईस्वी के बाद जो भी अंग्रेज मराठों को क्षेत्रों को जीते हैं उसे वापस कर देंगे। पहली तो धारा ये थी। दूसरी धारा ये थी कि इस युद्ध के अंतर्गत कलकत्ता की तरफ से या बंगाल की तरफ से जो भी उनकी सैन्य टुकड़ी आ रही है उसे बीच में ही रोक दिया जाए, और इसके साथ साथ भड़ौच की कुछ आय को सिंधिया को प्रदान किया जाए।
सिंधिया को प्रदान किया जाएगा। कई ऐसे उसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको शामिल लेने से अंग्रेजों की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती। यही कारण है कि वारेन हेस्टिंग ने इस संधि को यानी बड़गांव की संधि को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और फिर से उसने युद्ध को शुरू करने का निर्देश दे दिया। और इसी के परिणाम स्वरूप वारेन हेस्टिंग ने अपने एक प्रमुख सेनानायक जिसका नाम था गोडार्ड को 1780 ईस्वी में युद्ध के नेतृत्व की जिम्मेदारी देता है। और इस प्रकार से देखते हैं कि गोडार्ड ने आकर के मराठों के दो क्षेत्र, एक तो है अहमदनगर और दूसरा है वेसीन पर उसने अधिकार कर लिया। लेकिन जैसे ही अपने सेना को लेकर के यह पूना की ओर बढ़ता है वैसे ही हम देखते हैं कि उसकी बड़ी भयंकर तरीके से हार होती है। और यही कारण है कि गोडार्ड अपनी सेना को लेकर के पीछे हट जाता है। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों की एक और टुकड़ी जिसका नेतृत्व पोफम कर रहा था उसने अपने सेना को लेकर के आगे बढ़ा और 3 अगस्त 1780 ईस्वी को उसने ग्वालियर का जो मजबूत किला था, ग्वालियर के मजबूत किले पर उसने अधिकार कर लिया। और इसके बाद देखते हैं कि 16 फरवरी 1781 ईस्वी को उसने शिवपुरी के युद्ध में सिंधिया को फिर से पराजित कर दिया। और सिंधिया के इस प्रकार से 2 बार पराजित हो जाने से सिंधिया का आत्मविश्वास गिर गया और उसने अक्टूबर 1781 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली। और इस संधि के अंतर्गत उसने अंग्रेजों को आश्वासन दिया कि वह मराठों के साथ एक संधि वार्ता करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। और उसी के मध्यस्थता के अनुसार उसने महाराज सिंधिया से बात की और 17 मई 1782 ईस्वी को प्रसिद्ध उसने सालबाई की संधि को किया था, सालबाई की संधि की थी। और यही सालबाई की संधि के अंतर्गत अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक लंबे समयांतराल तक संधि वार्ता शुरू हुई थी। आइए जरा हम देखते हैं कि सालबाई की संधि के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी धाराएं थी जिसको अंग्रेज और मराठों ने स्वीकार किया था। पहली बात यह की गई थी कि इसमें साल सीट पर अंग्रेजों का अधिकार बना रहेगा और अंग्रेज इसको अपने क्षेत्र के अंतर्गत बनाए रखेंगे। दूसरी बात यह थी कि उन्होंने जो राघोबा का साथ दे रहे थे, राघोबा का साथ देना बंद कर देंगे, लेकिन राघोबा को एक पेंशन दी जाएगी और पेंशन के अंतर्गत वह अपना जीवन यापन करेगा। इसके साथ साथ यमुना नदी के पश्चिमी का क्षेत्र जो है वो सिंधिया को प्रदान कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यह भी इसमें धारा की गई थी कि बंबई और उसके दक्षिणी क्षेत्र को मराठों को प्रदान किया जाएगा और मराठों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप अंग्रेज नहीं करेंगे। और इस प्रकार से देखते हैं कि इस संधि की धाराओं को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेजों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी थी, उससे उसको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था, जैसा कि वारेन हेस्टिंग का मानना था। और उसे एक लंबे समयांतराल तक शांति की जरूरत थी, क्योंकि इससे सबसे पहले उसको मैसूर राज्य को समाप्त करना था। और इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में एक लंबे समयांतराल तक शांति वार्ता होती है। और इस प्रकार से सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य और नवी जानकारियों के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।